हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, किन चेंजेस को हम देखने के बाद ये बता सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है या गिवन प्रोसेस जो हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और उसको कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन में सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे कंक्लूड करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक ना किया हो, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहली क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले आप इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझिए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये आपका एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो न्यू होती हैं। अब न्यू का मतलब कैसी न्यू, एकदम न्यू नहीं। न्यू का मतलब क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन जब होगी, है ना, तो जिन चीजों से मिलकर के नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज जिससे मिलकर बना है उससे अलग होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर है ना, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, वाटर का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस होती हैं, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या होता है, एक लिक्विड होता है। तो न्यू प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो जिससे बना है उससे अलग हो। अब दूसरी चीज अब इसमें आती है कि रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, दो पार्ट होते हैं। एक जो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, यानी कुछ सब्सटेंस आपके ऐसे होते हैं जो उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। अगर पूछा जाए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और ऐसा सब्सटेंस that is formed, yeah you can say produced, यानी ऐसा सब्सटेंस जो बनता है या प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है रिएक्टेंट और एक आपका होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। हमारे इन्वायरमेंट में, या कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में हर जगह केमिकल रिएक्शंस हर समय होती रहती हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो जैसे हमारा रेस्पिरेशन, ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके नए सब्सटेंस बनते हैं। वाटर का फॉर्मेशन होना, और फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, या आपके फूड का पकना, फलों का पकना, ये सभी जो है ये केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं हमारे चारों ओर। और साइंस में ज़्यादातर एग्जांपल आपके सामने होते हैं, इसलिए साइंस जो होता है, केमिस्ट्री जो होती है वो एक क्वाइट सिंपल थिंग होती है, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस या वो प्रोडक्ट जो उस रिएक्शन के दौरान बनता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या होता है, एक समझिएगा कि एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी, और यहाँ पर हमने बना दिया सी।
है ना। तो ये जो दोनों देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमेशा लिखने के लिए इस तरीके की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ये एरो जो होता है वो दिखाता है कि रिएक्शन हो रही है, एरो हेड की ओर हमेशा प्रोडक्ट लिखा जाता है, और एरो टेल जो होता है यहाँ पर हमेशा रिएक्टेंट लिखा जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है सेकेंड थिंग, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है या नहीं। तो उसके लिए स्टडी करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है या नहीं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ये हमें कैसे पता चलता है। कोई सर्टेन चीज़ें होती है जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमारे पास ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक मेन होते हैं जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि वहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कोई भी रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है किसी जगह पर, तो होता क्या है या क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कोई भी जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है उस रिएक्शन के दौरान जब कोई नया प्रोडक्ट बने तो उसके साथ कोई ना कोई गैस भी निकले, है ना। जैसे एग्जांपल हमने एक लिया हुआ है, जिंक को H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे, है ना, तो ZnSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये हमें कैसे पता चलता है। इसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल मेथड्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी गैस निकल रही होती है उसके पास हम एक बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है। तो पॉप साउंड के साथ जलने वाली जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर गैस इवॉल्व हो सकती है। और देखिए, जरूरी ये नहीं है कि हमेशा गैस ही इवॉल्व हो। जो आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, 5 में से कोई एक हो सकता है या एक साथ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। जैसे दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तब बात आती है कि पहले आप बताते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो प्रेसिपिटेट जो होता है ये आपका सॉलिड फॉर्म होता है जो किसी भी रिएक्शन के दौरान बन जाता है और उस एक्वस सॉल्यूशन में नीचे जाकर के बैठ जाता है, ठीक है। उस सॉलिड फॉर्म को जो उस केमिकल रिएक्शन में बनता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यानी जब भी कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और उस कॉम्बिनेशन के दौरान यानी उस रिएक्शन के दौरान अगर कोई प्रेसिपिटेट कुछ नीचे सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाता है तो इसका मतलब है वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे एग्जांपल हमने कहा H2SO4 प्लस BaCl2, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनता क्या है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस HCl, है ना। तो ये जो बेरियम सल्फेट है BaSO4 ये आपका एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमें नीचे बैठा हुआ नीचे जम जाता है जाकर के। तो या तो गैस निकलेगी या आपका कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। 2 कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने स्टडी कर लिया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है चेंज इन कलर, यानी जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है उसके कलर में चेंजेस आ जाएं। जैसे एग्जांपल की बात की जाता है, अपने सबसे कॉमन सब्सटेंस है KMnO4, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका जो नेचुरल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट। अगर इसको हम इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है ना। तो अगर आप पर्पल कलर के सॉल्यूशन में थोड़ा सा साइट्रिक एसिड मिला दें, है ना, साइट्रिक एसिड अगर हम मिला देंगे तो वो कलरलेस यानी उसका कलर जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है और जो सब्सटेंस बन रहा है उस सब्सटेंस का कोई भी कलर नहीं, यानी वो सब्सटेंस कलरलेस है। लेकिन KMnO4 पर्पल कलर का था, ठीक है। साइट्रिक एसिड आपके जो होता है ये आपके फलों में पाया जाता है, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू है, ऑरेंज है, उनमें पाया जाता है। तो आप सिंपल एक प्रैक्टिकल चाहें तो कर सकते हैं, KMnO4 का एक्वा सॉल्यूशन लीजिए, उसमें नींबू निचोड़िए, ठीक है ना, और उस जो आपका लिक्विड है वाटर है जिसमें आपने KMnO4 मिला रखा है पर्पल कलर का, वो आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो या तो चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या इवोल्यूशन ऑफ गैस। 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी, यानी कोई भी रिएक्शन होगी तो या तो गैस निकलेगी या प्रेसिपिटेट बनेगा या कलर में चेंजेस होंगे। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है रिएक्शन के दौरान उस सब्सटेंस का या जिस बर्तन में या जिस वेसल में हम रिएक्शन करा रहे हैं, दो सब्सटेंस को मिला रहे हैं,
उस सब्सटेंस का या उस वेसल का टेम्परेचर चेंज हो जाए। अब टेम्परेचर चेंज होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा बढ़ेगा, मे भी पॉसिबल है टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और मे भी पॉसिबल है टेम्परेचर घट भी सकता है। तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, देखिए अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, यानी आपके प्रोडक्ट की तरफ प्लस करके हीट लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जिन रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलती है वो आपकी कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, सिंपल आप चूना लीजिए CaO और उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस एक लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, अपने घरों में या नॉर्मली आसपास देखिए कहीं पर भी अगर चूना हो तो उसको पानी में डालिए तो तुरंत वो बॉयल होने लगता है ना। तो मतलब उसमें हीट एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है, वो उस वाटर के, ये जो वाटर जिसके साथ होता है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरीके की रिएक्शन जहां पर हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है, वो आपकी कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पर केवल जरूरी नहीं कि आप हमेशा हीट इवॉल्व ही हो, कभी कभी क्या होता है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, यानी उस रिएक्शन को पूरा होने के लिए हमें एनर्जी उसे खुद से देनी पड़ती है। तो जब हम एनर्जी उसे खुद से देते हैं तो या तो यहाँ पर प्लस हीट करके लिखें, या कभी कभी इस एरो के ऊपर ऐसे डेल्टा साइन या हीट लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में हम उस सब्सटेंस को या उस रिएक्शन को पूरा कराने के लिए हमें उसे अपनी तरफ से हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी जब तक हम हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक वो रिएक्शन पूरी नहीं होगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है यानी प्रोडक्ट की तरफ लिखी हुई होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है ये आपकी रिएक्शन है जो आपकी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। ठीक है ना, आपने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस आपकी एक प्रोसेस होती है जो आपके प्लांट्स करते हैं जिसके थ्रू वो भोजन बनाते हैं। और आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपकी सनलाइट है ना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट सनलाइट या इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। और इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके है ना आपका क्या बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है ना, और प्लस ऑक्सीजन जो हमें मिलती है जो या हम लोगों के लिए बहुत इसेंशियल होती है। ठीक, तो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जहां पर हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो चेंज इन टेम्परेचर के हमने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, क्यों? क्योंकि कभी हो सकता है कि एनर्जी इवॉल्व हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो, तो एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे चार कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिए, या तो गैस निकलेगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, कलर चेंज होगा, या टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। ठीक, अब लास्ट आपका एक और होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। इट मे बी पॉसिबल कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो वहां पर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। जैसे फिजिकल स्टेट चेंज होने का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो आपको पता है कि जो कैंडल होती है वो वैक्स यानी मोम की बनी हुई होती है, उसको जब हम लोग जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि हीट एनर्जी निकलती है ना, प्लस उस वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वाटर जो होता है जब मोम को बनाया जाता है तो उसमें कुछ मात्रा में वाटर का यूज होता है वैक्स के साथ। तो जब वो जलता है तो वाटर वेपर्स भी क्या होती हैं निकलती हैं, और तो वो आपका जो चेंज होता है वो आपका फिजिकल स्टेट का चेंज हो रहा है, वाटर वेपर कन्वर्ट होती है, या कह सकते हैं कि जो वैक्स होता है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, प्लस बर्न होता है, हीट एनर्जी निकलती है। तो हमने आपको बताया 5 चेंजेस होते हैं। चेंज इन फिजिकल स्टेट, बर्निंग ऑफ कैंडल एग्जाम्पल है, टेम्परेचर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चूना या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, चेंज इन कलर साइट्रिक एसिड KMnO4, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालेगा, नहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो ये 5 आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि बताते हैं, जिनको हम लोग ऑब्जर्व करके पता करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है।
तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन जो होता है, जो रिएक्शन हमारी हो रही होती है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन। लेकिन किस तरीके से? रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स। यानी यहाँ पर हम कोई पूरा इक्वेशन नहीं लिखेंगे या पूरी वर्ड फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, हम लोग उसके फार्मूले और सिंबल्स का यूज करके उस रिएक्शन को लिखते हैं। जैसे हमने बताया, जैसे अगर हम कहें कि हमने रिएक्शन कराया मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, है ना, और हीट प्रोवाइड की, तो ये आपका बनाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये जो आपका लिखने का तरीका है, ये आपका एक लेंथी तरीका होता है, इसे हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन, है ना। ये जो वर्ड इक्वेशन होती है, इसको और छोटा बनाने के लिए या और आसान बनाने के लिए हम लोग इसके स्थान पर सिंबल्स और फार्मूलों का यूज करते हैं, और उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग इस रिएक्शन के स्थान पर यूज क्या करते हैं? उसके सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2 प्लस हीट, और जो ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए हमने आपको बताया कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो एक तरीके से रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। हमने आपको इससे पहले ही बता चुके हैं कि हमेशा एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो हेड की ओर प्रोडक्ट होता है और एरो टेल की ओर आपका जो होता है वो रिएक्टेंट होता है। तो जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो MgO होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाता है? आपका एक केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन है तो, लेकिन अभी इसको हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका क्या होता है कि जितने भी सब्सटेंस रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, उनकी फिजिकल स्टेट लिखिए, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करके, है ना, जो आपकी कंडीशंस हैं, जिन कंडीशन में रिएक्शन हो रही है ना, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, इट में भी सर्टेन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ रिएक्शन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो सकती हैं, कुछ रिएक्शन आपके रूम टेम्परेचर पर नहीं हो सकती हैं। ठीक, और तीसरा आपका होता है हीट चेंजेस। हीट चेंजेस, हीट चेंजेस का मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे रिएक्टेंट की तरफ लिखिए, या हीट एनर्जी अगर इवॉल्व हो रही है तो उसे प्रोडक्ट की तरफ प्लस करके लिखिए। और हीट का सिंबल भी होता है, अगर आप हीट को पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ एरो पर ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, तो वो भी आपकी हीट का सिंबल होता है, जिसका मतलब होता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर हीट इवॉल्व हो रही होती तो प्लस करके लिखते हैं। तो अगर हम इन तीनों चीजों को भी इंक्लूड कर दें, अगर हम इन तीनों चीजों को भी इंक्लूड कर दें तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, मीथेनॉल बनाने की विधि। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो ये आपका बनाएगा CH3OH। ये आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इस रिएक्शन में भी हम लिख सकते हैं, देखिए हमने हीट को तो रिप्रेजेंट किया ही किया है, अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख दें, जैसे मैग्नीशियम आपका सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैस होगी, और जो ये बनेगा ये भी क्या होगी? गैस। तो ये उसकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है, और CH3OH जो है ये आपकी जो है ये लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो देखिए दो चीजें तो आपने बता दी, पहले तो हमने सिंबल्स का यूज किया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, फिर उसकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लिखते हैं कंडीशंस कि किन किन कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए दो कंडीशन चाहिए होती हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 डिग्री एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ये टेम्परेचर है और ये आपका प्रेशर है। तो दोनों चीजों को हम इस एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। हमने ऊपर इसलिए लिखा है कि नीचे भी हम एक चीज और लिखेंगे, अगर कोई कैटलिस्ट का यूज किया जा रहा है तो उसको भी हम लोग वहां पर मेंशन कर देते हैं कि किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन पूरी कराते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट होता है वो आपका ZNO प्लस Cr2O3, ये आपका कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक, तो देखिए अब इस रिएक्शन को देखने के बाद या इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद केवल इतना लिखने से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है
कि गैसियस फॉर्म में हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, गैसियस फॉर्म में हमने हाइड्रोजन लिया, है ना, टेम्परेचर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर का हमने मेंटेन किया, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 इसको हमने एक कैटलिस्ट के रूप में यूज किया, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3OH होगा और वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस केमिकल इक्वेशन से मिलती है। तो केमिकल इक्वेशन का यही यूज होता है कि उस जितना इंफॉर्मेटिव आप उसे बना सकते हैं वो रिएक्शन आपकी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, और केमिकल इक्वेशन को एक सबसे सुटेबल वे में लिखने का तरीका। ठीक, अगले वीडियोस में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स या अपने सजेशंस दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।